Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Akbar Classes. I am your bio tutor and I am teaching you सेल डिवीज़न। पिछले 3 लेक्चर में हम लोग मतलब सेल डिवीज़न के मतलब ऑलमोस्ट सेल डिवीज़न कंप्लीट कर चुके हैं, बट जितना सेल डिवीज़न का टॉपिक अभी बाकी है हमें मतलब एम फेज़ हम लोग शुरू किए थे पिछले लेक्चर में, जो कि मतलब प्रोफेज़ और मेटाफेज़ पढ़े थे हम लोग। और अभी इस फेज़ मतलब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज़ और टीलोफेज़। मतलब एम फेज़ शुरू किया था हमने। एम फेज़ में हम लोग सबसे पहला क्या पढ़े थे? प्रोफेज़। ओके, प्रोफेज़ पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे हम लोग मेटाफेज़। आई होप आप लोग को याद होगा प्रोफेज़ में क्या होता है, मेटाफेज़ में क्या होता है, याद है ना? अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता दूंगी क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम लोग का आज हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो हमारा एम फेज़ का जो कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग होपफुली जाएंगे साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब उसके बाद माइटोसिस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। माइटोसिस का थोड़ा सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कि किस किस में हेल्प आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस का मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेंगे और उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले। और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में कैसा होता है, फिर ईस्ट में कैसा होता है, प्रोटोजोन में कैसा होता है, एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे। देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगा शायद। तो प्रोफेज़ में क्या होता था? प्रोफेज़ में सबसे पहले हमारा क्या हुआ था ना कि सेल जो है, सेल के जो मतलब कुछ ऑर्गेनल्स थे, जैसे कि गोल्जी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियोलस हुआ, वो बिगिन टू डिसअपियर हो जाता है और एंड तक जाते जाते प्रोफेज़ के एंड तक आते आते वो डिसअपियर हो चुका होता है। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। और फिर हमारा जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो भी शुरू हो जाता है, कंडेंस करना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज़ में क्या होता है? मेटाफेज़ में आगे कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद हमारा वो जो है ये मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें, स्टडी करना चाहे अगर स्ट्रक्चर उसका, तो ये बेस्ट स्टेज है, मतलब क्योंकि इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग इस स्टेज में देख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बढ़ते बढ़ते आके मतलब क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वेटर में लाई कर जाता है, एक मेटाफेजिक प्लेट बना देता है। और इसी मतलब मेटाफेजिक प्लेट के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कंग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंग्रेशन। तो वो हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स आके काइनेटिक कोर से आके अटैच हो जाते हैं। जैसे ऐसे हुआ था ना कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि ऐसे, जैसे कि ये ऐसा ऐसा कुछ बना था, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से स्पिंडल फाइबर ऐसा आया था, ऐसे ऐसे अटैच हो गया था काइनेटिक कोर से ना, ऐसा ऐसा अटैच हो गया था, ये मेटाफेजिक प्लेट बन रहा था, ये कंग्रेशन है, कंग्रेशन है, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बन रहा था, यहाँ से अटैच हो चुका था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि काइनेटिक कोर से जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुका है। बट इसके आगे क्या होगा? इसके आगे आप लोग गेस कर ही सकते हैं इसके आगे क्या होगा। इसके आगे स्पिंडल फाइबर्स खींचेगा अपनी तरफ, दोनों को अपनी तरफ। तो इसके आगे क्या होता है ना कि नाउ लेट्स स्टार्ट एनाफेज़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। तो इसके बाद हमारा आता है एनाफेज़। आप लोग सब टॉपिक डाल लीजिए एनाफेज़। एनाफेज़ में ना मतलब जब भी मतलब एनाफेज़ शुरू होता है, ऑन द ऑनसेट ऑफ एनाफेज़ जो होता है, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं। जैसे अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें स्ट्रक्चर इसका, तो ये सेंट्रियोल है हमारा, स्पिंडल फाइबर जैसे निकल रहे हैं। तो जो सेंट्रियोल है ना, मतलब सेंट्रियोल स्प्लिट हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर्स ना, ये इधर से स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर निकले हुए रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है, ऐसे जाके अटैच रहता है। तो जो स्पिंडल फाइबर्स ना इसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, मतलब इधर
एक पोल की तरफ, और इधर वाला स्पिंडल फाइबर इस पोल की तरफ खींच रहे होते इसको, ये काइनेटिक कोर को। तो एज ए रिजल्ट होता क्या है ना कि यहाँ से जो होता है ना, ये सेंट्रोमियर जो था ना हमारा, वो ये हो जाता है, मतलब स्प्लिट कर जाता है, हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। तो कैसा हो जाता है, सेंट्रोमियर जैसे कि दो भागों में बढ़ जाता है, स्प्लिट कर गया, और ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब इधर में भी ऐसे। तो एज अ रिजल्ट कैसा लग रहा है कि जो सेंट्रोमियर है वो लीडिंग टुवर्ड्स पोल, सेंट्रोमियर है वो लीडिंग टुवर्ड्स पोल, एंड दिस ट्रेलिंग आर्म्स जो है वो लैगिंग बिहाइंड, ऐसा कुछ लग रहा है ना कि मतलब लीडिंग ये जो है सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ चले जा रहा है, और जो ये है मतलब इसके आर्म्स जो है वो लैगिंग बिहाइंड पीछे से आ रहा है, ऐसा टाइप। तो इस स्टेज में क्या क्या होता है ना, इस स्टेज में ये जो होता है क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, सेंट्रोमियर का नंबर डबल हो जाता है, बट जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स रिमेन सेम। कैसे क्रोमैटिड्स रिमेन सेम, क्योंकि क्रोमैटिड्स से ये था ना, ये अब ये क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई हो गया है, फ्यूचर सेल जो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस स्टेज में क्या क्या होता है ना कि हमारा सबसे पहला होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सबसे पहला है कि इसमें क्या होता है ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, एंड क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिड ही, जो कि अब फ्यूचर क्रोमोसोम मतलब फ्यूचर न्यूक्लियर या फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम बन चुका है अभी, वो क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमैटिड्स भी सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको अब ना एक नया क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी एक नया क्रोमोसोम बोलेंगे। तो इधर से जो है ना ये जो मतलब सेपरेट हो गया, इधर आके जमा हो जाता है, ये जो क्रोमोसोम वगैरह है यहाँ पे आके जमा हो जाता है, और इधर से जो क्रोमोसोम वगैरह है मतलब ये जो क्रोमोसोम है इस पोल में आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो एनाफेज के एंड तक जो है क्रोमोसोम अपने अपने मतलब अपोजिट पोल्स में जा चुके होते हैं, ओके। मतलब क्या होता है, अपोजिट पोल्स में जा चुके होते हैं। देन इट ब्रिंग्स द एंड ऑफ दिस फेज, मतलब उसके बाद एनाफेज ख़त्म होता है। मतलब ऑल्दो कम्प्लीटली मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते कि हाँ ख़त्म हो गया, बट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, बट फिर भी मतलब हम लोग एक आइडिया लगा सकते कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू होता है लास्ट वाला टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है ना कि ये जो जाता है क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में जाके ना फिर से वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाता है। क्या है नेक्स्ट हमारा टीलोफेज। टीलोफेज ये जो सारे जाते हैं ना अपोजिट पोल्स में, मतलब जैसे कि ये है, तो जैसे कि ऐसा कुछ बन जाता है और डिकंडेंस्ड हो जाता है फिर से वो जो होता है क्रोमैटिन मटेरियल हमारा जो है, मतलब जो क्रोमोसोम है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है टीलोफेज में। क्या होता है इस स्टेज में कि जो ये होता है ना, मतलब जो क्रोमोसोम है, मतलब जो अलग अलग हमें दिख रहा था फिर से, मतलब वो सुलझ गया था जो फिर से उलझ जाता है इन द सेंस मतलब फिर से डिकंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो गया था ना उसका, फिर से वो डिकंडेंस हो जाता है टीलोफेज स्टेज में। तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी मतलब कि अलग अलग हम लोग नहीं देख सकते, एक पूरा मतलब मास देखेंगे, एक पूरा जैसे कि उलझा हुआ एक उलन का बॉल जैसा होता है ना, वैसा हो जाएगा फिर से, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी।
उसके अलावा क्या होता है, जो हम लोग प्रोफेज में क्या हुआ था ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। उसके अलावा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, न्यूक्लियोलस था, जो भी मतलब प्रोफेज में डिसअपियर हो चुका था, यहाँ पे फिर से अपीयर हो जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ईआर से मतलब रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वट एवर यू वांट टू से, एंड न्यूक्लियोलस। रीअपियर। सो ये दो फेज़ ख़त्म होता है। तो एनाफेज में हम लोग का क्या है ना, एनाफेज में एक मेन लाइन है, मतलब मेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डबल हो जाता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स रिमेन सेम। क्या है, एनाफेज में हम लोग ये पढ़े कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स था तो 46 पेयर्स हो जाता है एनाफेज की अगर बात करें तो। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स भी डबल हो जाते हैं, बट जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड होता है ना वो रिमेन्स, मतलब उतना ही रहता है, उतना ही रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनाफेज में और क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट एंड दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। देन आफ्टर टेलोफेज में आता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं लूज देयर इंडिविजुअलिटी, की मतलब वो अपोजिट पोल्स में जाते हैं, और फिर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस ये भी रीअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा टाइप स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद क्या होगा बच्चों बताओ? इसके बाद आता है हमारा, मतलब कैरियोकाइनेसिस ख़त्म, इसके बाद आएगा हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस। ओके, अब साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस मतलब एम फेज में दो पार्ट था ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का 4 फेजेस हम लोग पढ़ लिए, पी मैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और हम लोग अब पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये ना साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब फाइनली 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे, हमें दिखेंगे, ठीक है। पर ये कैसे होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस जो होता है ना वो एनिमल्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग तरह से होता है और प्लांट्स में अलग तरह से होता है। तो इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट विल नॉट गो इन दैट डिटेल, मतलब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बस एनिमल्स में क्या होता है और प्लांट्स में क्या होता है एकदम शॉर्ट में थोड़ा पढ़ लेंगे। एनिमल्स में जो होता है ना, एनिमल्स में होता है क्लीवेज फूरो फॉर्मेशन के थ्रू। क्लीवेज, इसका नाम याद रख लो, काफ़ी है। फूरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और इसमें होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू क्लीवेज, ये जो होता है ना ये सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपको पता है ना, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो मतलब इसमें क्या होता है ना, क्लीवेज होता है, मतलब जैसे कि ये सेल है ना, तो ये सेल है जैसे कि, तो ना मतलब ऐसे एक सेल है, तो इसमें ना क्लीवेज बनता है, ऐसे क्लीवेज बनता रहता है टुवर्ड सेंटर, ऐसे क्लीवेज बनते रहता है, ऐसे बनते रहता है। ये डिसअपियर हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, यू कैन से ऐसे क्लीवेज बन रहा है, फिर से बन रहा है, बनते बनते एक टाइम फाइनली एक ऐसे स्टेज आता है ना कि जो होता है ना कि ये पूरा ये हो जाता है, ये अलग सेल बन जाता है, ये अलग सेल बन जाता है। तो ऐसे 2 एनिमल सेल बन जाता है, मतलब एक मदर सेल कन्वर्ट्स इनटू 2 डॉटर सेल, ऐसा टाइप होता है मतलब एनिमल सेल में। कैसा, मैं फिर से बताऊं, वंस अगेन आई एक्सप्लेन इट टू यू। देखो जैसे ये है ना, एक सेल है, तो ये क्लीवेज बनना शुरू होता है, क्लीवेज ऐसे बन रहा है, तो जैसे कि ये बन रहा है तो ये हट रहा है यहाँ से,
तो ये फिर और अंदर जा रहा है, तो ये और अंदर जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि ये अलग बन जाता है, एक अलग बन जाता है, तो क्या हो गया, ये अलग अलग सेल बन गया ना, तो ऐसे बन जाता है सेल हमारा। और एनिमल प्लांट सेल में ऐसा होता है कि ऐसा होता है, और इसके में ना प्लेट बनता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। और ये सेल प्लेट जो होता है ना किसका बना होता है, दिस सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके फॉर्मेशन में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। और ये ना मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ऐसे बाहर जाते 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 अलग अलग सेल बन जाते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे जाते जाते, मतलब ये अंदर से शुरू होता है डिवाइड करना, और ऐसे करके डिवाइड होते होते दो अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट्स लाइक दिस। ओके, आई होप यू गेट इट। नाउ we'll move further, and we have completed cytokinesis, karyokinesis. This brings us to the end of M phase. M phase is completed. Now we'll go to the significance of mitosis. Mitosis का significance क्या क्या है, मतलब इसका importance क्या क्या है, तो इसका importance क्या है, माइटोसिस में क्या होता है ना कि जेनेटिक जो मतलब क्या बोले हम लोग, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं लाता है ये। तो जो जेनेटिक है ना हमारा, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग को मेंटेन करना होता है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स लॉस ना हो जाए, उसका मतलब वो लॉस्ट ना हो जाए, इसका ये ध्यान रखता है। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस क्लोन सेल्स, मतलब इसमें ना कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती है। मतलब जो मदर सेल है ना, वो डॉटर सेल में जब डिवाइड करता है, तो डॉटर सेल जो होता है ना आइडेंटिकल होता है मदर सेल के, ठीक है। मदर सेल इज आइडेंटिटी, मतलब डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू मदर सेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिसिटी, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स के टर्म में अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। उसके अलावा जो होता है ना, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब इट्स अ मेथड ऑफ ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, मतलब इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना होता है, तो एक ही वही मदर सेल है, वही डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो पूरा सेल तो मतलब अपना वो तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो दिया ना, कि मतलब वो उसका तो कुछ वो कुछ रहा ही नहीं, वो तो दो सेल में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया ना, कि दो डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। क्या है, सबसे पहला हम लोग बोले कि इट मेंटेन्स जेनेटिक कैरेक्टर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस क्लोन सेल्स, ओके। और दूसरा है हमारा कि इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और थर्ड है हमारा इट इज़ हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर रिपेयर, रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है। मैं सबसे पहले लेक्चर में ये बोली थी, याद है आप लोगों को, मैं पहला लेक्चर में ये बोली थी कि मतलब बच्चे गिर जाते हैं तो चोट लगती है, या फिर कहीं पे मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो जैसे हाथ में चोट लगे, कहीं पे भी चोट लगे, तो वो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाता है ना, स्किन रिप्लेस कर जाता है ना। तो ये क्यों होता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि माइटोसिस की वजह से होता है। तो इसका एक और सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ एसेंशियल, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर रीजनरेशन, repair and healing of wounds. So I'm going to write it down for you. Write it first. Significance of mitosis. Significance of mitosis. सबसे पहला significance क्या है? Maintains genetic characters because they produce clone cells, ओके। उसके बाद हमारा है कि इट्स अ मेथड ऑफ
method of growth in multicellular organism but method of reproduction in unicellular organism. ओके और थर्ड है एसेंशियल फॉर रीजनरेशन, रिपेयर and healing of wounds. Okay, maintains genetic characters because they produce clone cells. It's a method of growth in multicellular organisms, but a method of reproduction in unicellular organisms, and essential for regeneration, repair and healing of wounds. Okay, ये हो गया हमारा। अब हम लोग का जो दूसरा वाला टॉपिक है ना, क्या है दूसरा वाला टॉपिक हमारा? दूसरा वाला टॉपिक है हमारा मियोसिस। एक माइटोसिस था, एक मियोसिस। ओके, तो मियोसिस में जो क्या होता है ना, मियोसिस मियोसिस में हमें क्या पढ़ना होता है या क्या होता है? मियोसिस इज़ नथिंग बट एक सेल जो होता है ना वो 4 सेल में डिवाइड होता है। मतलब meiosis is a process in which a single cell is processed twice division। ठीक है, मतलब 2 बार इसका डिवीज़न होता है और एक सेल जो होता है, एक मदर सेल जो होता है 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। मतलब एक अगर मदर सेल है तो ये जब मियोसिस होता है इसमें then it converts into 4 डॉटर सेल्स। ये क्या है? मदर सेल है, मदर सेल है और ये डॉटर सेल्स है। इज इट क्लियर? मतलब इट्स अ प्रोसेस इन विच अ मदर सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स हैविंग हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एज द मदर कंटेन्स। मतलब अगर इसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो इसके पास 23 ओनली इन नंबर, पेयर नहीं होंगे। मतलब इसके पास 46 अगर क्रोमोसोम्स है, इसके पास 23 होंगे। ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ रहेगा, इसके हाफ रहेगा। ठीक है, इसमें हाफ रहता है। ठीक है, तो मियोसिस का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ। इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स containing half the amount of genetic characters as the mother cell has। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है ना कि इतना ही पढ़ेंगे तो मियोसिस में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि मियोसिस में ना एक ही बार ये होता है, मतलब एस फेज एक ही बार आता है। एस फेज में क्या होता है ना कि डुप्लीकेशन ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है ना, तो एक ही बार अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। तो अगर इसका जो है ना 2n इज इक्वल टू 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर होते हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 23 होगा। अगर हम लोग ह्यूमन सेल की बात करें तो ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया। मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका सिग्निफिकेंस होता है कि मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, maintenance of genetic variability and also it is essential for the process of evolution। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब क्या कि वेरिएशन आते रहने के लिए ये प्रोसेस बहुत एसेंशियल है। ये प्रोसेस इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ना, ये जनरली सीन इन व्हाट एग्जाम्पल, ये कहाँ देखा जाता है? एग इन फीमेल्स, sperm in males। ओके, तो ये एग इन फीमेल्स और स्पर्म इन मेल्स में जनरली देखा जाता है ऐसा डिवीजन मियोसिस।
और ये ना क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए भी ऐसा डिवीज़न होता है। कैसे, अब बताओगे कैसे क्रोमोसोम को नंबर को मेंटेन कर रहा है? जैसे एग के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, 23 इन नंबर है, और स्पर्म के पास भी 23 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब दोनों फ्यूज़ करता है तो 23 + 23 46, तो 23 + 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया ना इसमें। अगर ऐसा नहीं होता, इसके पास भी 23 पेयर होता, इसके पास भी 23 पेयर होता, दोनों मिलता, तो कितना होता? तो हमारा 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता। फिर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक में आ जाता, फिर दूसरे में भी 46 पेयर मिलता, तो कितना हो जाता? 46 + 46 92 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कैन यू इमेजिन कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। बट हमें कांस्टेंट रखना है 2n = 46, ठीक है। इसलिए ये एसेंशियल है, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। इसका सिग्निफिकेंस हम लोग जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है, कि इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे इतना सारा। सिग्निफिकेंस क्या है ना, सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है क्रोमोसोम नंबर फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, ओके। दूसरा जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे होगा? क्योंकि मदर सेल अलग है, फादर सेल अलग है, भाई दोनों का अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स मिक्सअप कर रहे हैं, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो आएगी ही ना, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए। और थर्ड है हमारा क्या, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होते रहने के लिए ये बहुत एसेंशियल है, ओके। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को मेंटेन करने, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाने के लिए, देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, ओके। दिस इज डन। अब हम लोग ना, मतलब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बट हम लोग एक बस कुछ स्पेशल सेल डिवीज़न होता है, उसका नाम बस जान लेते हैं, ठीक है। स्पेशल सेल डिवीज़न हेडिंग डाल लेते हैं क्या, स्पेशल सेल डिवीज़न। स्पेशल सेल डिवीज़न मतलब स्पेशल माइटोसिस, माइटोसिस ही है ये भी, बट इसमें ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती है या कुछ चीज़ें स्पेशल ऐड हो जाती है, तो स्पेशल माइटोसिस करके एक हेडिंग डाल लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, आमाइटोसिस। आमाइटोसिस में ना ये कहाँ किस में आ जाता है, बैक्टीरिया में ऐसा होता है, और ये जनरली बाइनरी फिजन है, ठीक है। बैक्टीरिया में आमाइटोसिस होता है, और इसका क्या है ना कि इसमें डायरेक्ट सेल डिवीज़न होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ओके। मैं लिखा नहीं रही हूँ, आप लोग को याद रखना, अगर आप लोग को लिखना है तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग पॉज करो लिख लो, ओके। तो क्या है कि डायरेक्ट सेल डिवीज़न विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्या है, डायरेक्ट सेल डिवीज़न विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। दूसरा क्या है, प्री माइटोसिस। प्री माइटोसिस को और भी बोल सकते हैं हम लोग क्रिप्टोमाइटोसिस, ठीक है, क्रिप्टोमाइटोसिस बोलते हैं, और ये पाया जाता है ईस्ट और प्रोटोजोन्स में। कहाँ, इसको या तो क्रिप्टोमाइटोसिस बोल सकते हैं, और ये पाया जाता है कहाँ पे, ईस्ट में और प्रोटोजोन्स में, ओके। अमाइटोसिस, इसमें विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, डायरेक्ट सेल डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये पाया जाता है बैक्टीरिया में, ओके। एंड प्री माइटोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस ईस्ट और प्रोटोजोआ से पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे सब कुछ होता है, बट जो होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है। अब उसके बाद तीसरा आता है हमारा डायनोमाइटोसिस। क्या, डायनोमाइटोसिस। आप लोग डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम सुने हैं? तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है, इसलिए इसका डायनोमाइटोसिस नाम है। इसका क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है ऐसा। एंड फोर्थ वन, कैरियोकोरियोसिस। क्या है, कैरियोकोरियोसिस।
इसमें क्या होता है ना, ये फंजाई में पाया जाता है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं बता दी कि इसमें क्या होता है ना कि डायरेक्ट सेल डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, प्री माइटोसिस या क्रिप्टोमाइटोसिस ईस्ट और प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि सब कुछ होता है बट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर नहीं होता है। डायनोमाइटोसिस किसमें पाया जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में, और कैरियोकोरियोसिस ये फंजाई में पाया जाता है। सो आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। हम लोग अभी जो है इतना तो समझ में आ ही रहा होगा हम लोगों की सेल डिवाइड कैसे करता है, नॉर्मल सेल सोमैटिक सेल कैसे डिवाइड करता है। सो ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़िए आप लोग। आपके पास जो भी बुक है, जो भी है रेफरेंस, मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप एनसीईआरटी रिफ़र कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए या फिर कुछ एमटीजी वगैरह जो भी आता है आप पढ़िए उसको। एंड इस चैप्टर को मेरे लेक्चर देखिए। आई होप आप ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ तक मैं जितना पढ़ाई हूँ एटलीस्ट उतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। अच्छे से पढ़िए एंड बेस्ट ऑफ लक एंड ओके, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।